must also have that velocity u applicable. If center of mass is given a velocity u, that means it is the bottommost point, that too is having the velocity u at that time. So what will happen, as soon as the bottommost point's velocity will be taken into count, that means the contact point is trying to slip with respect to the rough surface. फ्रिक्शन का बिहेवियर क्या है? फ्रिक्शन विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द व्हाट? रिलेटिव मोशन. किसी भी सरफेस का रफनेस का मतलब है फ्रिक्शन विल लाइक टू अपोज द रिलेटिव मोशन. सो एज सुन एज द रफ सरफेस विल ऑब्जर्व द स्लाइडिंग मोशन, नॉट द होल बॉडी, रैदर द कॉन्टैक्ट पॉइंट. उसको कॉन्टैक्ट पॉइंट का कैरेक्टर से मतलब है, पूरा होल बॉडी के मैकेनिज्म से उसको मतलब नहीं है. तो कॉन्टैक्ट पॉइंट में जैसे ही यू का वेलोसिटी देखेंगे तुरंत क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट प्लेइंग इट्स रोल ऑफ अपोजिंग दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट. जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू देखा जा रहा है, बिकॉज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द क्या बोलो? सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर. ठीक है, उस वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी काउंट होगा. और ग्राउंड को जैसे ही दिखेगा कि सॉलिड स्फीयर का पॉइंट ए इज ट्राइंग टू मूव रिलेटिव टू इटसेल्फ, तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिस फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन होगा म्यू इनटू एन. फ्रिक्शन फोर्स को लिखने का तरीका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है ना? तो जैसे ये म्यू इनटू एन होगा तो बेसिकली वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल विल बी दिस वे, एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन. तो क्या हुआ? बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी में क्या क्या बात होने लगा? एक तो है कि इनिशियल वेलोसिटी राइटवर्ड, और एक फोर्स कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लेफ्टवर्ड काम करने लगा. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने लगेंगे अब रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी. ये जो स्फेरिकल बॉडी है उसमें ये फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट क्या डिस्कस होगा? तो उसका रिजल्ट क्या डिस्कस होगा? देखो, फर्स्ट रिजल्ट विल बी रिटार्डेशन. फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा? रिटार्डेशन, क्योंकि किसी भी फोर्स का यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना. लेकिन लैंग्वेज रिटार्डेशन का दे रहे हैं इसलिए क्योंकि मोशन राइटवर्ड है और डेवलपमेंट ऑफ ये एक्सेलरेशन अगेंस्ट द मोशन हुआ. मोशन राइटवर्ड है और एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है अगेंस्ट द मोशन. सो बेसिकली वो एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन है और मोशन के रेस्पेक्ट में वो टर्म रिटार्डेशन है. ठीक है ना? सो दैट मीन्स ये जो ए का डेवलपमेंट होगा वो किसके वजह से? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू एन डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg. सो म्यू mg बाई m कैंसिल हो गया, क्या हो गया? म्यू g. यानी कि एक रिटार्डेशन बना ड्यू टू फ्रिक्शन जो कि कांस्टेंट वैल्यू का है, डिपेंडिंग ऑन द टू कांस्टेंट पैरामीटर. तो म्यू g हो गया कांस्टेंट इन वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू का रिटार्डेशन बना किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द मोशन. अच्छा, जब मोशन के ऑपोजिट एक कांस्टेंट रिटार्डेशन बना तो इसका प्राइमरी रिजल्ट क्या होगा? बोलो, रिजल्ट क्या होगा? यस, यानी कि वेलोसिटी ब्रैकेट में लीनियर. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज. लीनियर वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज. लीनियर वेलोसिटी किसका? ये एक्सेलरेशन को
क्या ये सिर्फ पॉइंट ए पे काम करेगा? नहीं, मैं तो फ्रिक्शन फोर्स का एप्लीकेशन भले ही कांटेक्ट पॉइंट पर हो रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कौन फील करेगा? टोटल मास। उसीलिए टोटल मास से डिवाइड किए। तो यानी कि ये ए का जो, अगर सही ढंग से कहा जाए, ए को ड्रॉ करके दिखाना, तो ए को यहां ड्रॉ करना चाहिए सेंटर ऑफ मास से पीछे, दैट दिस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ म्यू जी। ठीक है, अब ए जो है सेंटर ऑफ मास में ऑपरेट करेगा बैकवर्ड इन डायरेक्शन। अब सवाल ये है, ये हुआ प्राइमरी वर्क बाय फ्रिक्शन, और इस प्राइमरी वर्क का डेवलपमेंट ये हो गया। ठीक है, अब आओ कि रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्फेरिकल बॉडी का प्राइमरी रिजल्ट क्या होगा वो डिस्कस कर लिया। अब सेकेंडरी वर्क क्या है? सेकेंड वर्क, सेकेंड डेवलपमेंट, सेकेंड इफेक्ट, वो होगा अबाउट द सेंटर O ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर मान के चल रहे हैं, है ना? about the center O of solid sphere, torque will be produced by the friction force. Torque will be produced by the friction force. Friction force क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रांसलेटरी मोशन, किसी भी रिजिड बॉडी हो, चाहे वो स्फेयर हो, रॉड है, कुछ भी है, किसी भी रिजिड बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, ये सब कहाँ से काम करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से, जो कि हो भी रहा है। मैंने ए का डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट भी कराया डायग्राम में। ठीक है, अब ये ए जो लाया, जो ए को इंट्रोड्यूस किया, वो कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अनफॉर्चुनेटली सेंटर ऑफ मास में वर्क नहीं कर पाया, उसको स्कोप नहीं मिला। उसको स्कोप कहाँ मिला काम करने के लिए? एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, मजबूरी है उसका। तो क्या होगा? whenever you discuss the effect of this friction force with respect to the center of the spherical body, so उसके वजह से क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्क हम कैसे लिखेंगे? देखो, वो टॉर्क होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क का काम क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एन, टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना? दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। मैंने टॉर्क किसके अबाउट लिया है? अबाउट द सेंटर एट ओ, यानी कि जो एक्सिस का पोजीशन है वो थ्रू ओ काम करेगा, लाइक दिस। जो थ्रू ओ काम कर रहा है, एक्सिस जो ओ पे है, वो है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जिसको हम लोग जनरली वो लाइन जो थ्रू सेंटर जाता है उसी को एक्सिस फॉर अ स्फेरिकल बॉडी कहते हैं। और हमने बताया था कि अगर सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो एमआई जो है ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस, वो क्या होगा? ये आई यानी कि आई एक्सिस। ठीक है, ये होगा सॉलिड स्फीयर है तो वो होगा 2/5 mr²। ठीक है, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। फिलहाल ये सॉलिड स्फीयर को लेके बात कर रहे हैं, सो दिस mi इज 2/5 mr²। अगर ये हॉलो स्फीयर लेके बात करते तो आई की जगह 2/3 mr² यूज करते। तो हो गया म्यू इंटू एन की जगह mg लिख सकते हैं, म्यू mgr, दिस इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू अल्फा।
ठीक है, यानी कि m और r कैंसिल करे तो मेरे को अल्फा मिल रहा है कितना, 5 म्यू जी बाई 2r, 5 म्यू जी बाई 2r। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन दिस सॉलिड स्फीयर ड्यू टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये हुआ कि ये जो अल्फा प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, ये इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ज्योमेट्री को ध्यान से फॉलो करेंगे तो ये प्रोड्यूस हुआ क्लॉकवाइज एज कांस्टेंट इन वैल्यू, क्योंकि ये फिर से ध्यान से देखो ये सभी कांस्टेंट पैरामीटर पर डिपेंडेंट है, म्यू जी एंड आर। ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन दो काम किया, एक तो कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन भी बनाया। यानी कि डायग्राम पर जाके बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ अल्फा इज दिस वे, ये क्लॉकवाइज अल्फा बनाया फ्रिक्शन फोर्स ने अबाउट द सेंटर ओ। तो जहां इस सॉलिड स्फीयर में कोई रोटेशनल बिहेवियर था ही नहीं, जो दिया हुआ था वो एक ट्रांसलेशनल बिहेवियर था, एक लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ था एट द स्टार्टिंग इंस्टेंट, और उस बिहेवियर के साथ सॉलिड स्फीयर ने रफ सरफेस में हॉरिजॉन्टल मोशन ट्राई किया। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन उस हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, और ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं बल्कि एक न्यू बिहेवियर भी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन जो था नहीं वो इंट्रोड्यूस हो गया, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये दो डेवलपमेंट हुआ। तो आफ्टर दिस टू डेवलपमेंट है, आफ्टर हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, आफ्टर डेवलपमेंट्स, आफ्टर डेवलपमेंट्स ऑफ ए एंड अल्फा, ये जो दो डेवलपमेंट हुआ इसका क्या क्या मतलब हुआ। पहला तो हुआ कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विल डिक्रीज, है ना। और सेकेंड जो रिजल्ट आया वो होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विल इंक्रीज। लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, कारण अल्फा क्लॉकवाइज बना। तो जिस ऑर्डर में अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट बना उस ऑर्डर में डी ओमेगा बाई डी टी पॉजिटिव होगा, यानी ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल इंक्रीज, जबकि शुरू में ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना था, 0। तो ये दो चेंजेस जो होगा उसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ठीक है, उसका वेलोसिटी को t सेकेंड के बाद ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज u माइनस ए टी। स्टार्टिंग वेलोसिटी मैंने u लिया था, a उसमें रिटार्डेशन आया कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि जब भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या कोई डायमेंशनल बॉडी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन एक्ट करता है, आई कैन टेक द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, हाँ या ना, बढ़िया। तो इसको लिख सकते हैं u माइनस म्यू जी टी, ये पहला इक्वेशन का डेवलपमेंट। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट होगा in terms of understanding, in terms of evaluating the velocity of center of mass of the solid sphere। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा जो होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, जहां ओमेगा इनिशियल 0 है प्लस अल्फा है 5/2
म्यू जी बाई आर इंटू टी, यानी कि 5/2। मैंने हर एक स्टेप को लिखा था कि ओमेगा इनिशियल क्या है नहीं है, सारा चीज तुमको समझ में आए। म्यू बाई 2 5/2 म्यू जी बाई आर इंटू टी, समझ में आ रहा है। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। जितना बात कर रहे हैं एक लाइन एक वर्ड को नहीं छोड़ सकते हो, समझ रहे हो ना, पूरा एकदम 100% अटेंटिवली सुनना है। और जिस तरह से मैकेनिज्म समझा रहे हैं, पूरा क्लास के बाद जो कंटेंट होगा इसको 5-10 बार जितना बार पॉसिबल होगा देखोगे तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा, भूलोगे नहीं और कहीं कोई सवाल मिस होने का, हाँ लेकिन इसको जाके रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट का सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या हुआ डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ और उसी स्फेरिकल बॉडी का ओमेगा बढ़ा। तो अब मैं लिख लिया इतना, पहले लिख लो फिर डायग्राम करेंगे, आगे फिर समझाएंगे। नाउ तो ये जो दो डेवलपमेंट हुआ, विद दिस डेवलपमेंट अगर मैं वो स्फेरिकल ब्लॉक को अब देखना चाहूँ, उसका ड्राइंग को देखना चाहूँ तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। वो स्फेरिकल बॉडी अब ये है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी ये है। अब उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, अब कांटेक्ट पॉइंट में स्फेरिकल बॉडी का कोई दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट अब कांटेक्ट में है, लेट इट बी बी। एकदम शुरुआती समय में ए था, वाज इन कांटेक्ट, एक जो सरकमफरेंस का एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में था। नाउ अब जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो है बी, ठीक है। तो बी इज इन कांटेक्ट। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पहले से कुछ कम हो गया, पहले से जो u था अब u नहीं है। अब ये v इंस्टेंटेनियस को मान लो, मैं यहाँ डायग्राम में टू हैव अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं v1 मान लिया या vt मान लिया। ये ट्रांसलेशनल बिहेवियर है ना, इसको v सफिक्स t मान लिया, ठीक है। तो सेंटर O का अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो vt है, ये वो vt जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू u माइनस म्यू जी टी है, लेस देन u, ठीक है। तो समझने के लिए लिख सकते हैं दिस vt इज लेस देन u, जो कि स्टार्टिंग वेलोसिटी था। अब b का भी इसका मतलब उस इंस्टेंट का वेलोसिटी न्यूमेरिकली vt है, जो सेंटर का होगा उस समय का हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का वही होगा। तो अब जो कांटेक्ट में है वो vt है, कम हो गया लेकिन जीरो हुआ क्या, नहीं। यानी कि b इज स्टिल ट्राइंग टू, b विल स्टिल ट्राई टू मूव ऑन दिस रफ सरफेस, हाँ या ना। तो b अगर फिर से प्रयास करेगा कि मैं रफ सरफेस में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस में आगे बढ़ूं, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स फिर से एक्टिव हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फिर से काम करेगा बैकवर्ड विद द वैल्यू ऑफ म्यू एन। फिर से ये mg नीचे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये फिर से बैकवर्ड, कारण फ्रिक्शन फोर्स तो वही है जो शुरू में था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बैकवर्ड सेम होगा, दैट इज स्टिल इक्वल टू म्यू जी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अगर सेम है, रेडियस ऑफ रोटेशन सेम है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो बनने वाला बना था वो अब भी बनेगा। लेकिन अब फर्क ये है कि अब अल्फा जब बन रहा है तब इसमें ऑलरेडी एक इंस्टेंटेनियस ओमेगा है, मान लो वो ओमेगा 1 है, जो कि ये ओमेगा था। ये जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस लिखा था मैंने, ठीक है, वो ओमेगा 1 ये है, यानी कि अब स्फेरिकल बॉडी में
एक एग्जिस्टिंग ओमेगा 1 है, एक एग्जिस्टिंग वीटी है, एंड इन स्पाइट ऑफ दिस इट इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिटार्डेशन ए एंड अल्फा इन अ सेम ऑर्डर। क्लियर है? तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट का ट्रांसलेशनल बिहेवियर जीरो ना हो जाए, या कहो जब तक इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यानी कि अब अगर मैं इस इंस्टेंट का कुछ कैरेक्टर लिखना चाहता हूं, मान लो तुमको अगर पूछा जाए कि इस इंस्टेंट का, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है, इस इंस्टेंट का वेलोसिटी एट सेंटर ओ क्या होगा? वेलोसिटी एट सेंटर ओ क्या होगा? दिस इज डेफिनेटली वीटी। ठीक है। अगर मैं कहूं कि नेट वेलोसिटी एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, नेट वेलोसिटी एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, तब क्या होगा? कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी बी, अब डायग्राम वाइज बी, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या होगा? वीटी। यानी कि बी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसका नेट वेलोसिटी अब होगा वीटी माइनस ओमेगा 1 इंटू आर। अब सवाल है ये ओमेगा 1 इंटू आर क्यों किए? कारण समझो, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, अगर कह रहे हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस ओमेगा 1 है, तो कहने का मतलब है कि हर वो पॉइंट जो आर डिस्टेंस में है, नॉट ओनली ये तो मैंने बी को, चूंकि बी पे फ्रिक्शन फोर्स डिस्कस करना है इसलिए बी को मार्क किया। मान लो जो पहले का ये था वो यहां चला गया, ये कोई एक पॉइंट है P, ये कोई एक Q है मान लो, तो ये जो 4 पॉइंट, सिर्फ 4 ही नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऑल ऑफ देम विच आर अपीयरिंग ऑन द सर्कम्फरेंस, इनफैक्ट इस चारों पॉइंट में सभी जगह ओमेगा 1 इंटू आर एक्टिव है, लाइक दिस, टेंजेंशियल टू द सर्क्यूलर लोकस। समझ में आ रहा कि नहीं? सिर्फ सेंटर ओ के अलावा, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ ओमेगा होगा, जो हुआ था ड्यू टू अल्फा, उसको हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एंजॉय करेगा एक्सेप्ट सेंटर। सिर्फ सरकमफरेंस का ही नहीं, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो इसका जो स्फेरिकल ज्योमेट्री का इंटीरियर किसी पॉइंट का बात करो, तो वहां भी मान लो मैं एक पॉइंट यहां मार्क कर रहा हूं, लेट दिस इज एट अ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, तो इसमें भी ओमेगा 1 इंटू स्मॉल आर है, क्योंकि इस सिचुएशन में थ्रू दिस पॉइंट इसका सर्क्यूलर लोकस ऐसे है, तो टेंजेंशियल मोशन ऐसे होगा। सो यहां कह सकते हैं, दैट मीन्स द इंपॉर्टेंट नोट इज except the center O, all point objects in solid sphere can experience one linear velocity due to angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एक लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। ट्रांसलेशन का जो लीनियर वेलोसिटी वो तो एंजॉय करेगा ही, vt विच इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये तो सभी पार्टिकल एंजॉय करेगा इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास। और ये जो लीनियर वेलोसिटी का मैंने लिखा ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी से बनने वाला लीनियर वेलोसिटी, ये हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एंजॉय करेगा एक्सेप्ट द
सेंटर ऑफ मास, यानी कि शुरू होने के विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रादर, हर एक इंडिविजुअल बॉडी पे दो लीनियर वेलोसिटी का डेवलपमेंट होगा। एक होगा vt जो लीनियर वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन मोशन है, और एक लीनियर वेलोसिटी होगा जो कि बाय वर्च्यू ऑफ रोटेशन मोशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए बॉटम मोस्ट पॉइंट का मैंने vt माइनस ओमेगा आर लिखने का कारण यह है कि सेंटर का जो vt था वो तो पॉइंट बी में फॉरवर्ड एक्ट हो रहा है, और ओमेगा की वजह से जो बनने वाला लीनियर वेलोसिटी वो बैकवर्ड हुआ, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा नेट वेलोसिटी। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो तो नेट वेलोसिटी उसमें vt भी फॉरवर्ड, ओमेगा 1 आर वो भी फॉरवर्ड। अगर तुम क्यू में देखो तो तो सरकमफरेंस पे अपेयर होने वाला हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस तरह से बिहेवियर दिखेगा। हर पार्टिकल पे दो वेलोसिटी होगा, एक होगा vt जो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, एक होगा ओमेगा की वजह से बनने वाला ओमेगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये दोनों का प्रेजेंस अलग अलग पॉइंट में अलग अलग एंगल पे होगा, इस कारण से इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू हर पॉइंट में डिफरेंट होगा। नेट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये जो vt माइनस ओमेगा इंटू आर का वैल्यू, अब हम लिखेंगे so long as vt becomes greater than omega into r, so long as vt is greater than omega into r at contact point, it will show a sliding tendency on rough horizontal surface. है ना, जब तक हमारा भले ही vt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा है और ओमेगा इंटू आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, यही तो डेवलपमेंट हो रहा था ना, कि अल्फा जब तक बना रहेगा तब तक ओमेगा लगातार इंक्रीज होगा, जब तक ए बना रहेगा तब तक वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसलेशन एट सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू डिक्रीज। लेकिन ये होने के बावजूद भी जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट में द कंपेरिजन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन एंड लीनियर वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ रोटेशन, ये दोनों का कंपैरिजन में जब तक vt ओमेगा आर से मैग्नीट्यूडिकली ज्यादा रहेगा तब तक नेट वेलोसिटी विल बी फॉरवर्ड। समझ में आया? जब तक इस बी पॉइंट में एक नेट वेलोसिटी का बिहेवियर दिखेगा तब तक उसका मतलब वो रफ सरफेस में स्लिप हो रहा, स्लाइड कर रहा है, और तब तक फ्रिक्शन का डुअल इफेक्ट मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, वही लिखे, so long as vt greater than omega r at contact point, it will show sliding tendency on rough surface, and hence friction will continue, friction force will continue to work and alpha as well as A will be produced। ठीक है, ये मैकेनिज्म जो है तब तक चलते रहेगा इसी ऑर्डर पे, एक और स्टेप पर यही बात करेंगे। सो फाइनली
finally a moment will come, finally a moment will come when Vt becomes equal to omega r. Vt तो लगातार डिक्रीज हो रहा और ओमेगा आर लगातार इंक्रीज हो रहा. फाइनली अ मोमेंट विल कम व्हेन Vt विल बिकम इक्वल टू ओमेगा आर एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट. एक समय आएगा जब कॉन्टैक्ट पॉइंट में लीनियर वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन और लीनियर वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ रोटेशन ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा. और जिस समय ऐसा होगा उस समय हम कह सकते हैं कि अब स्फेरिकल बॉडी का भले सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी Vt कुछ है, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपीयरेंस कैसा होगा? स्टैटिक. नेट वेलोसिटी जीरो होगा. ठीक है ना. तो जब भी Vt बराबर ओमेगा आर होगा एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, देन नेट वेलोसिटी at point of contact, net velocity at point of contact becomes zero, and it will appear to be at rest. It will appear to be momentarily at rest, on horizontal surface. हाँ या ना? यही वो इंस्टेंट है जब एक रोलिंग बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिवली जीरो हो जाता है. उसी इंस्टेंट को हम कहते हैं द स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन. एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी ट्रांसलेशन से शुरू किया, शुरू करने के तुरंत बाद उसमें रोटेशनल बिहेवियर आया, Vt भी था, ओमेगा भी था. तो स्टार्टिंग से लेके यहां तक आने का जो इंटरमीडिएट फेज है उसको बोलेंगे इम्प्योर रोलिंग स्टेट. उसमें ट्रांसलेशन भी था, रोटेशन भी था, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट का चूंकि स्लाइडिंग बिहेवियर था, सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट अ प्योर रोलिंग. ठीक है. यानी ओमेगा होने से ही वो स्टेट प्योर रोलिंग होगा जरूरी नहीं है. ठीक है. तो दैट स्टेट वाज इम्प्योर रोलिंग. अभी तक जो स्टेट डिस्कस कर रहे थे वो स्टेट ऑफ इम्प्योर रोटेशन था. क्लियर है. अब आया प्योर रोटेशन का केस. तो अब जो स्फेरिकल बॉडी आया है, अब इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट लेट इट बी मार्क्ड एज C. ठीक है. तो अब जो वेलोसिटी है सेंटर का, लेट दिस इज V डैश T विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ताकि हम उसको एक डिफरेंट नोटेशन दे रहे हैं ताकि वो जो दूसरा इंस्टेंट है वो समझ सके. और इस इंस्टेंट का ओमेगा है ओमेगा डैश मान लो. ठीक है. अब क्या हुआ, इस इंस्टेंट में आके एट C दिस V डैश T एंड ओमेगा डैश इनटू R ये दोनों इक्वल हो गया. ठीक है. सो नाउ एट C V dash T is equal to omega dash into R. This implies that net velocity of C is 0. कारण दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, नेट वेलोसिटी जीरो. अब देखो जब ये नेट वेलोसिटी जीरो हुआ, हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूडिकली V डैश T इज इक्वल टू ओमेगा डैश इनटू R, प्रोवाइडेड उस इंस्टेंट का ओमेगा को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक डिफरेंट नोटेशन ओमेगा डैश यूज कर रहे हैं. तो ये दोनों मैग्नीट्यूडिकली सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे नहीं, हर सरकमफरेंस पॉइंट में वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, भले डायरेक्शन वाइज अलग है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है अब, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में अब वेलोसिटी को हम 2v डैश t लिख सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट का जो ओमेगा डैश आर है वो भी तो v डैश t के बराबर है. ठीक है.
ये पॉइंट जो है इसमें इधर v डैश t, ये भी न्यूमेरिकली v डैश t, ये पॉइंट में एक v डैश t फॉरवर्ड और एक टेंजेंशियल v डैश t। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से हम हर पॉइंट का एक नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाई टेकिंग बोथ ट्रांसलेशनल एंड लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ओमेगा, दोनों इंडिविजुअली मैग्नीट्यूडिकली सेम, बट नेट वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय कंसिडरिंग द एंगल बिटवीन देम। जैसे कि अगर मान लो मैं एक जनरल पोजीशन मार्क करता हूं, यहां एक पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो उसका जियोमेट्रिकल पोजीशन ये थीटा है, तो इस पॉइंट में क्या होगा, एक v डैश t फॉरवर्ड और एक v डैश t टेंजेंशियल, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये अगर थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा? तो इस पॉइंट का दो वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज एट 90 माइनस थीटा। हम वेक्टर में दो फॉर्मूला, दो पॉइंट का आता है ना, इस पॉइंट को अगर मैं मान लो फिलहाल मार्क करता हूं एस, तो वेलोसिटी ऑफ एस मैं लिख सकता हूं ऐसे, अंडर रूट ऑफ v डैश टी स्क्वायर प्लस v डैश टी स्क्वायर प्लस 2 v डैश टी इंटू v डैश टी, यानी v डैश टी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। वेक्टर का फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इस फॉर्मूला से हम इसके सरकमफरेंस में किसी भी पॉइंट का नेट वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ प्योर रोटेशन निकाल सकते हैं।